प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता है, इसके अंदर प्रमुख एथेंस, स्पार्टा जो राज्य हैं इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें अपन आज की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे स्पार्टा। तो देखिए यूनान की सभ्यता। यूनान यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में छोटे बड़े टापुओं से जुड़े भाग को यूनान या ग्रीस कहा जाता था। आगे देखिए, एजियन सागर में स्थित क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी। प्राचीन काल में यूनान की सभ्यता को हेलाज, पेराक्लीज के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए, 145 ईस्वी में रोमन राज्यों के द्वारा 145 ईस्वी में रोमन लोगों के द्वारा इसका नाम क्या रखा? ग्रीस रखा। यूनान के तीन तरफ सागर और यूनान के तीन तरफ सागर और उत्तर में असीमित पहाड़ियां हैं। समुद्र के जल ने भीतर घुसकर यूनान को तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन सा भाग है? उत्तरी भाग थेसेली, एपिरस, मेसिडोनिया। मध्य भाग एथेंस और थीबीज। दक्षिणी भाग स्पार्टा और कोरिंथ। इन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। अब अपन बात करेंगे प्रारंभिक इतिहास की बात करें
तो देखें आप, प्रारंभिक इतिहास अभी थोड़ा सा ही है, ये डाल लेता हूँ मार्कर में, उसके बाद आता हूँ। देखिए, यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोटे बड़े टापुओं से जुड़े भूभाग को यूनान या ग्रीस कहा जाता है। एजियन सागर में स्थित क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यूनानी सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? क्रीट सभ्यता को। प्राचीन काल में यूनान की सभ्यता को हेलाज और पेराक्लीज के नाम से भी जाना जाता था। 145 ईस्वी में रोमन लोगों ने इसका नाम ग्रीस रखा। यूनान तीन तरफ से सागर से और उत्तर में पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र के जल ने भीतर घुसकर यूनान को तीन भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग है, इसमें थेसली, एपिरस, मैसेडोनिया थे। मध्य भाग में एथेंस, थीबिस और दक्षिणी भाग के अंदर स्पार्टा और कोरिंथ। नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। देखिए, जो यूनान की सभ्यता है, इसके अंदर अपन दो प्रमुख राज्यों का बात करेंगे, एक तो एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा के इतिहास में घूमता रहेगा यूनान की सभ्यता, और इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए, प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास में देखें तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास 2000 ईसा पूर्व के आसपास इंडो आर्य जातियों ने कबीलों के रूप में यूनान में प्रवेश करना प्रारंभ किया। इन्होंने एजियन सागर के तटों पर तथा इनके द्वीपों पर पहले से आबाद भूमध्य सागरीय व एजियन जाति के लोगों को हराकर इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब देखिए, नगर राज्यों का उत्कर्ष। यूनान की सभ्यता में नगर राज्यों को विशेष स्थान रहा। प्रत्येक नगर राज्य स्वतंत्र था। शासन तथा सभ्यता का केंद्र सामान्यतः प्रत्येक नगर में एक जाति अथवा वंश के लोग करते थे। जाति व वंश के लोग रहते थे। यूनानियों को सामूहिक एकता का अनुभव कराने वाली संस्था, यहां पर कुछ संस्थाएं थी। देखिए, देव स्थान यानी ओलंपिया। यहाँ की देवी देवताओं माना जाता था कि यहाँ पर देवी
देवताओं देवी देवताओं की सभा लगती थी। ओलंपिया में सभी नगर राज्यों के लोग आते थे। सभी नगर राज्यों के लोग आते थे और उत्सव मनाते थे। उत्सव मनाते थे। उत्सव मनाते थे। सभी नगर राज्यों का एक ही देवता था। सभी नगर राज्यों का एक ही देवता था। सभी यूनानियों की एक भाषा थी। सभी की एक भाषा थी, यूनानी। यूनान के सभी नगर राज्यों का धार्मिक साहित्य एक था। सभी नगर राज्यों का धार्मिक साहित्य एक था। प्रारंभ में नगरों में राजाओं का शासन रहा। प्रारंभ में नगरों में राजाओं का शासन रहा। जो 7वीं सदी ईसा पूर्व तक चलता है। सदी ईसा पूर्व तक जारी रहा। यूनान का इतिहास नगर राज्यों का इतिहास है। यूनान का इतिहास नगर राज्यों का इतिहास है। इन नगर राज्यों में स्पार्टा व एथेंस नगर राज्य सबसे प्रमुख थे। सबसे प्रमुख थे। देखिए, यूनान की सभ्यता अपन देखते हैं। प्रारंभिक इतिहास इनका 2000 ईसा पूर्व के आसपास आर्य जातियों ने कबीले के रूप में यूनान में क्या किया, प्रवेश किया। प्रारंभिक इतिहास पढ़ रहे हैं अपन। एजियन सागर के तटों पर जो द्वीप थे उनके ऊपर यहाँ की मूल जनजाति भूमध्य सागरीय व एजियन जाति रहती थी और इंडो आर्य जातियों ने इनको हराकर इन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। नगर राज्यों का उत्कर्ष, यूनान जो था इसके अंदर नगर राज्य थे। नगर राज्यों को उत्कर्ष देखिए, प्रत्येक नगर राज्य स्वतंत्र था और स्वतंत्र शासन व सभ्यता का जो केंद्र थी वे जाति और वंश के लोग थे। यानी प्रत्येक नगर के अंदर उसकी एक विशेष जाति थी और एक वंश के लोग रहते थे। अब इनकी एकता को परिलक्षित करने वाले जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं वो देखिए। देव स्थान, जिसे ओलंपिया कहते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर देवी देवताओं की सभा लगती थी और सभी नगर राज्यों के लोग आते थे यहाँ पर और उत्सव मनाते थे। तो देखिए, यानी जो यूनान के अंदर सभी जो लोग थे नगर राज्यों के, वो ओलंपिया को मानते थे। नेक्स्ट है, सभी नगर राज्य जो थे एक ही देवता था। सभी एक ही भाषा यूनानी को मानते थे। इनका धार्मिक साहित्य भी क्या था, एक था। और प्रारंभिक नगरों में राजाओं का शासन रहा जो 7वीं सदी ईसा पूर्व तक चलता रहा। यूनान का इतिहास नगर राज्यों का इतिहास है। इन नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस हैं, ये नगर राज्य सबसे प्रमुख हैं। तो अपन इन्हीं दोनों की ही बात करेंगे, स्पार्टा और एथेंस के बारे
नहीं। तो सबसे पहले अपन देख लें स्पार्टा। देखिए सर, स्पार्टा देखिए आप, स्पार्टा स्पार्टा ये देखिए यूनान के दक्षिण भाग में, यूनान के दक्षिण भाग में स्थित दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था स्पार्टा। इस राज्य पे, जो राज्य था, इस पर डोरियन कबीले के आर्यों का अधिकार था। डोरियन कबीले के आर्यों का अधिकार था। यूनान के अन्य नगर राज्यों तथा स्पार्टा में बहुत अंतर था। स्पार्टा में सैनिक निरंकुशवादी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। स्पार्टा में राजनीतिक व्यवस्था का निर्माता लाइकरगस को माना जाता है। निर्माता है ये लाइकरगस को माना जाता है। लाइकरगस ने स्पार्टा के लिए संविधान बनाया। लाइकरगस ने स्पार्टा के लिए संविधान का निर्माण किया। स्पार्टा के नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर बल दिया। स्पार्टा के नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर बल दिया। स्पार्टा में 60 वर्ष तक सैनिक सेवा करना अनिवार्य था। हेलोट स्पार्टा में बड़ी संख्या में पराजित लोगों को गुलाम, हेलोट जो है ये गुलाम होता था। स्पार्टा में धन संग्रह पर रोक थी। धन संग्रह पर रोक थी। लोहे के सिक्के जारी किए जाते थे। समाज एक सैनिक शिविर की भांति होता था। स्पार्टा के संविधान में शासक की
शासक की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में एक साथ दो शासकों की व्यवस्था की गई। दो शासकों की क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी। आगे देखिए भी, देखिए स्पार्टा है, यह यूनान के दक्षिण भाग में स्थित था। इस राज्य के ऊपर डोरियन कबीले के आर्यों का अधिकार था। यूनान के अन्य राज्यों से स्पार्टा जो था एकदम अलग था। स्पार्टा में सैनिक निरंकुशवादी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। स्पार्टा में राजनीतिक व्यवस्था का निर्माता है ये लाइकर्गस माना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माता कौन है? लाइकर्गस। लाइकर्गस ने स्पार्टा के संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के अनुसार नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। स्पार्टा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को 60 वर्ष तक सैनिक सेवा करना अनिवार्य था। स्पार्टा में हेलोट है, ये गुलाम होते थे, जो युद्ध बंदी होते थे उनको गुलाम बनाया जाता था, जिसे हेलोट कहा जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धन संग्रह पर रोक थी स्पार्टा के अंदर, इसी वजह से लोहे के सिक्के चलते थे स्पार्टा में। समाज एक सैनिक शिविर की बात था स्पार्टा का। संविधान में शासक की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में एक साथ दो शासकों की व्यवस्था की गई थी। एक साथ कितने शासकों की व्यवस्था की गई थी? दो शासकों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखिए, दो शासक सीनेट गेरूसिया के प्रति उत्तरदायी होते थे। शासक है, यह है सीनेट गेरूसिया के प्रति उत्तरदायी होते थे। गेरूसिया संस्था में 60 वर्ष के ऊपर वाले तीस सदस्य होते थे। एफेरो 5 सदस्यों वाली संस्था थी जो शासक को सलाह देती थी। अपोलो एक अन्य संस्था थी जिसमें 30 वर्ष के ऊपर 30 वर्ष से ऊपर की आयु के 800 सदस्य होते थे। 800 सदस्य होते थे। स्पार्टा निवासियों को, स्पार्टा के लोगों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। अनुशासन में रहना होता था।
कमजोर कमजोर व कुरूप बच्चों को टेजिटस पहाड़ की चोटी से फेंक दिया जाता था। स्वस्थ बच्चों को तीन दिन तक पर्वतों एवं गुफाओं में छोड़ दिया जाता। 7 वर्ष बाद बच्चों को सैनिक बैरकों में रहना पड़ता था। 20 वर्ष का होते ही सैनिक सेवा में जाना पड़ता था। प्लूटार्क के अनुसार पुरुष दिन के प्रकाश में अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखता था। इतना कठोर इनका जीवन यापन था स्पार्टा वासियों का। देखिए, शासक है, इस पर निरंकुश लगाने के लिए शासक है, ये सीनेट गेरूसिया के प्रति उत्तरदायी होता था। गेरूसिया संस्था है, इसके अंदर 60 वर्ष से ऊपर के 30 सदस्य होते थे। एफेरो, इसके अंदर 5 सदस्यों वाली एक संस्था होती थी जो शासक को सलाह देती थी। अपोलो, एक अन्य संस्था थी जिसके अंदर 30 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 800 सदस्य होते थे। लोगों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। कमजोर व कुरूप बच्चों को टेजिटस पहाड़ से फेंक दिया जाता था। स्वस्थ बच्चों को 3 दिन तक पर्वतों में गुफाओं में छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है, 7 वर्ष होते ही बच्चों को सैनिक बैरकों में भेज दिया जाता था और जब 20 वर्ष का हो जाता था तो उसको सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। प्लूटार्क के अनुसार स्पार्टा के बारे में कहा गया, पुरुष दिन के प्रकाश में अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख सकता था। आगे देखिए, महिलाओं की स्थिति और देख लेते हैं इसके अंदर। स्पार्टा में महिलाओं की स्थिति। देखिए सर, यूनान के अधिकांश राज्यों में स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था। स्त्रियों को पर्दा में रहना पड़ता था, लेकिन ये यूनान के अन्य राज्यों में, लेकिन स्पार्टा में महिलाएं अधिक स्वतंत्र थी। बलिष्ठ बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री के स्वास्थ्य और बलवृद्धि पर ध्यान दिया जाता था। करने के लिए स्त्री के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 7वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान
7वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान में मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम लीडिया राज्य में हुआ। आज की ओलंपिक प्रतियोगिता स्पार्टा की मुख्य देन है। स्पार्टा की क्या है? मुख्य देन है। मुख्य देन देखिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखें। यूनान के राज्यों के अंदर स्त्रियों की पर्दा प्रथा थी, लेकिन स्पार्टा जो राज्य था यहाँ पर महिलाएं अधिक स्वतंत्र थी। स्पार्टा के अंदर बलिष्ठ बच्चा पैदा करने के लिए स्त्रियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 7वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान में मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? लीडिया राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान में रखना। आज की ओलंपिक प्रतियोगिता है ये, इसकी ओलंपिक प्रतियोगिता किसकी देन है? स्पार्टा राज्य की देन है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी स्पार्टा राज्य के बारे में। आने वाली क्लास में अपन बात करेंगे एथेंस राज्य के बारे में। धन्यवाद।